भगवान जाने क्या दिक्कत आ रही थी, उसी दिन मैं अपना अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी कि भाई अब पीआर कैसे अप्लाई करेंगे, अब कोई दिक्कत ना आ जाए फ्यूचर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी कनाडा की पीआर किस तरीके से अप्लाई की थी, क्या प्रोसेस था, क्या टाइमलाइन थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने किस तरीके से अरेंज किए थे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भी कनाडा के अंदर सीधे सीधे तरीके से आप किस तरीके से अपनी पीआर ले सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो भाई आज है सैटरडे, मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है और हम आ रखे हैं मैकलेनन पार्क के अंदर, जो कि किचनर के अंदर पड़ता है। तो पार्क बहुत ही शानदार है, तो एक बार आगे चलते हैं और सारी बातचीत करते हैं। फिर ये चीज़ तो मैं आप लोगों को 810 बार बता चुका हूँ कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था 5 साल पहले 2018 में कॉन्फेडरेशन कॉलेज से अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो कि थंडर बे नाम की एक सिटी के अंदर पड़ता है, जो कि ओंटारियो के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। और मेरा जो कोर्स था वो था 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एम्बेडेड सिस्टम्स। और जैसे ही मैं कनाडा आया था तो मेरा जो फोकस था ना वो ये था कि भी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया सी जॉब लेनी है, एक बढ़िया सा करियर बनाना है, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो पीआर तो अपने आप हो ही जाएगी और साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये नहीं पता था कि कोविड के बाद सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग ही जो मेरा स्टूडेंट टाइम था उस वक्त मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने स्किल्स वगैरह जो डेवलप करने थे एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड उस पे ध्यान दिया। जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था उससे जो पैसे आते थे उससे एक्सपेंसेस निकाले और अपनी फीस वगैरह सबमिट की, और जो भी मैं लोन वगैरह लेके आया था एजुकेशन लोन वो उतारा। उसके अलावा मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि भी पीआर किस तरीके से होगी, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, मेरी यहाँ पे पीएनपी हो जाएगी या फिर रूरल इमिग्रेशन के थ्रू मैं पीआर ले लूंगा, ऐसा फोकस था ही नहीं। बेसिकली यार 100 बातों की एक बात है कि अगर आपको कनाडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया सी जॉब मिल जाती है तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपको पीआर मिल जाती है तो गारंटी नहीं है कि पीआर लेने के बाद आपको एक बढ़िया सी जॉब मिलेगी। तो अपना फोकस और अपनी प्रायोरिटीज शुरू से सेट करके चलना। अगर 2 साल का मेरा कोर्स था तो मई 2020 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी, मैं ग्रेजुएट होने वाला था। लेकिन ग्रेजुएशन से 2-3 महीने पहले मैंने अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था अपने ही फील्ड में, और इवेंचुअली 3 मेरे को जॉब ऑफर आ गए थे जो मेरे को बढ़िया लगे थे, लेकिन उनमें से 2 तो रिजेक्ट करने ही थे। ठीक है, एक आया था टोरंटो से, एक आया था मॉन्ट्रियल से और एक आया था लंदन ओंटारियो से। और इवेंचुअली लंदन ओंटारियो वाला मैंने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जुलाई 2020 में मैं थंडर बे से लंदन मूव हो गया कनाडा के अंदर अपनी पहली जॉब और करियर को स्टार्ट करने के लिए। अब जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से शांति से मैंने अपनी लंदन ओंटारियो के अंदर जॉब की, कोडिंग वगैरह की और भिन्न भिन्न प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह डेवलप किए और अपना 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट किया। और मेरी जो जॉब थी वो थी नॉक ए कैटेगरी की, जिसको आजकल टियर 1 कैटेगरी भी कहते हैं, क्योंकि मेरी जो पोजीशन थी वो थी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड फर्मवेयर डेवलपर ऑल्सो। और जैसे ही मेरा 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया तो बिना कोई डिले किए फटाफट से मैंने उसी दिन अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई। और अगर आप चाहते हो कि यार एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मेरे को कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस था। और जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हुई तो मेरे को एक सीआरएस स्कोर मिल गया जो कि आई थिंक 470 या 475 के आसपास था। और उस वक्त मेरे को लग रहा था कि भाई आराम से मेरी आईटी आ जाएगी और मेरे को मेरी पीआर वगैरह मिल जाएगी। और आगे क्या हुआ उसके बारे में उधर जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो गया हूँ बैठे बैठे। पीआर तो हम अप्लाई कर ही देंगे और इवेंचुअली पक्के कनाडा वाले बन ही जाएंगे, लेकिन काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कंसर्न होता है कि अपनी होम कंट्री में अपने पेरेंट्स को हम पैसे कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए यार मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूं जिसका नाम है पेसेंट। तो बेसिकली यार पेसेंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसानी से कनाडा से 170 प्लस कंट्रीज में अपने डॉलर्स बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यार वैसे देखा जाए तो हम अपने बैंक को भी यूज कर सकते हैं अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, तो 5 से 7 दिन लग जाता है पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में। लेकिन अगर हम पेसेंट को यूज करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिल्कुल इंस्टेंट होती है, मतलब अभी भेजे तो 10 सेकंड में पैसे रिसीव हो जाते हैं। और इस ऐप के बारे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगती है कि इसको यूज करके हम इंडिया के किसी बैंक में 5 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और यूपीआई को यूज करके भी हम 1 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप भी यार बिना किसी टेंशन के कनाडा से अपनी होम कंट्री में मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा कोड गुरसाहिब फ्री यूज करोगे तो आपकी पहली 3 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री होंगी। अब आगे बात करते हैं मेरी पीआर के बारे में। अब यार अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के बाद और 475 के स्कोर के बाद मेरे को सिंपली वेट करना था कि भाई कोई ड्रॉ निकलेगा, उसमें मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा और मेरे को आईटीए आएगी। और भगवान की दया से सितंबर 2021 में एक ड्रॉ निकला और उसका जो कट ऑफ स्कोर था वो था 462। तो ऑब्वियसली मेरे को आईटीए तो मिलनी थी, लेकिन मैं भगवान का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करता हूं कि उस ड्रॉ में मेरा नाम आ गया, क्योंकि उसके बाद 10 महीने तक कोई भी ड्रॉ नहीं निकला। नेक्स्ट जो ड्रॉ निकला था मतलब सीईसी कैटेगरी का वो आया था
वो आया था जुलाई 2022 में, और उसका भी कट ऑफ जो स्कोर था वो आई थिंक 500 से ऊपर था। तो दिक्कत आ जाती, फिर मेरे को इंडिया का एक्सपीरियंस डालना पड़ता और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता, झमेलों में पड़ना पड़ता। तो थैंक गॉड सितंबर 2021 में ड्रॉ निकला और मेरा उसमें नाम आ गया और मेरे को आईटीए मिल गई। टोटल 2000 लोगों को आईटीए मिली थी। बाकी अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। फिर कनाडा की पीआर के प्रोसेस में जो असली खेल है, जो मेन काम है ना, वो आईटीए आने के बाद शुरू होता है। तो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते वक्त जो हमने चीज़ें बताई थी कि मेरे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरा इतना वर्क एक्सपीरियंस है, इतना मेरा आइल्स का स्कोर है और इतनी मेरी एज है, जो भी चीज़ें बताई थी उनको हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके प्रूव करना पड़ता है। और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए हमें 60 डेज़ का टाइम मिलता है। और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने किस तरीके से अरेंज किए थे, क्या हिसाब किताब था, पीसीसी मैंने किस तरीके से अरेंज की थी, उसमें क्या मिस्टेक थी, वो आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं तो वीडियो देखने में आप लोगों को मज़ा आएगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि भी पासपोर्ट हो गया, स्टडी परमिट हो गया, वर्क परमिट हो गया, इनको किस तरीके से मैंने अरेंज किया था वो बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो तो सबके पास ऑल द टाइम होते ही हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है अपना वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैंने 3 चीज़ें दिखाई थी। एक था मेरा रेफरेंस लेटर, एक थे मेरे पे स्टब और एक था मेरा T4। रेफरेंस लेटर बेसिकली वो लेटर होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि इस कंपनी में आप इस तारीख से काम कर रहे हो, इतने आवर्स आप पर वीक काम करते हो, इतनी आपकी सैलरी है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी ये पोजीशन है, और उसमें एचआर के या फिर मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल होगा। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस लेटर के अंदर होनी चाहिए। ये आप अपने मैनेजर से मांगोगे या फिर अपने एचआर से मांगोगे या फिर जो भी आपकी कंपनी के अंदर अथॉरिटी है उससे आप मांगोगे। कनाडा के अंदर ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, दे देते हैं, प्रोवाइडेड वो आपका डैश 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 वाला एम्प्लॉयर ना हो। अगर कैनेडियन होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वर्क एक्सपीरियंस के बाद जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो आता है ईसीए। ईसीए का मतलब होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखी है, ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो असेसमेंट है या फिर जो रिपोर्ट है, ये टोटल कनाडा के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। उनमें से 2 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है WES और ICAS, और इन दोनों से मैंने अपना काम नहीं कराया था, मैंने अपना काम कराया था CES से। उसका मेन रीज़न ये था कि यार WES और ICAS जो है ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिग्री हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, असेसमेंट करने के लिए ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं देना चाहता था, तो मैंने CES से कराया था, क्योंकि ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बाय हैंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट कर रही थी। और मैंने अपनी ECA 2019 में ही करा ली थी, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है 5 साल तक वैलिड रहती है। तो मेरे को पता था यार 5 साल तक, मतलब जब तक ये रिपोर्ट एक्सपायर होगी तब तक तो मैं अपनी PR अप्लाई कर ही दूंगा। तो इसलिए मैंने 2019 में ही अपनी रिपोर्ट करा ली थी, जब मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा था, 3rd सेमेस्टर में। अगला जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई क्या हिसाब किताब है, करना क्या है। तो बेसिकली वो है कि जब आप अपनी CEC कैटेगरी के अंदर PR अप्लाई करोगे तो फंड्स किस तरीके से शो करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कितने फंड्स शो करने हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि IRCC की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि भाई आपको 2000, 1000, 5000 या फिर 10,000 या फिर 20,000 डॉलर शो करने हैं। जितने भी लोगों से मैंने बात की है जब मैं अपनी PR अप्लाई कर रहा था, तो सब ये कह रहे थे कि अगर आप $0 भी शो करते हो, अगर आप CEC कैटेगरी के अंदर अपनी PR अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपका काम हो जाएगा, आपकी PR हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में 4,500 कुछ डॉलर थे। तो मैं अपने बैंक गया, जो बेसिकली स्कॉशिया बैंक था, वहाँ पे मैंने जाके बोला कि भी मेरे को अपना एक पोर्टफोलियो लेटर बनवाना है। तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो लेटर बना दिया, उस पर स्टैंप लगा दिया, साइन वगैरह कर दिए, और वो डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया था। और उसके साथ साथ मैंने अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स भी सबमिट की थी, जस्ट ऑन द सेफ साइड। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप CEC के अंदर अपनी PR अप्लाई करते हो, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया था। और यार वो पोर्टफोलियो लेटर बनाने के लिए बैंक वालों ने मेरे से $9 लिए थे। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी PR एप्लीकेशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको अरेंज करने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। उसका रीज़न ये है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 से 30 दिन में हमारे घर पे आ जाता है और हम इसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन मैंने एक स्टूपिड से मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे को दोबारा अप्लाई करना पड़ गया था, और ये डॉक्यूमेंट फिर काफ़ी लेट आया था, और मेरी जो PR एप्लीकेशन की सबमिशन थी बिल्कुल डेडलाइन पे हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है PCC, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया का। तो बेसिकली होता क्या है, इसको अरेंज कैसे करना है, उसके लिए यार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल, और इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, इनकी वेबसाइट पे जाना होता है, और वेबसाइट पे सारी की सारी डिटेल दे रखी है, कितने रुपए लगेंगे, क्या प्रोसेस है। तो होता क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो हमें भरना होता है, साथ साथ हमें एक चेकलिस्ट मिलती है, उसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे होते हैं कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सब इकट्ठे करके आपको एक पैकेज बनाना होता है, और इनकी किसी फैसिलिटी में कुरियर करना होता है जो आपके घर के सबसे पास है। तो मैं जहाँ रहता था, मैं लंदन में रहता था, तो मेरे घर के सबसे पास जो इनकी फैसिलिटी
फैसिलिटी थी वो थी ब्रैम्पटन में, लेकिन मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया था मॉन्ट्रियल वाला और मैंने ब्रैम्पटन में उसको कुरियर कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। तो कुरियर के 90 या $100 लगे थे और एप्लीकेशन वगैरह करने के $40 से $50 लगे थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे और टाइम भी ख़राब हो गया था, तो मेरे को दोबारा करना पड़ा। बाकी अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से पीसीसी अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या चेकलिस्ट, क्या हिसाब किताब है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैंने पीसीसी वगैरह अप्लाई की और ये सारा काम उन 60 दिनों में चल रहा था, ठीक है। सितंबर 2021 में मेरे को ITA मिली थी और नवंबर 2021 मतलब 15 नवंबर 2021 तक मेरे को सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे और उनको सबमिट करना था। तो सारा का सारा काम इन्हीं दिनों में चल रहा था और मैंने अपनी PR की जो एप्लीकेशन थी उसकी जो सबमिशन की थी वो नवंबर 15 को ही की थी। तो बेसिकली नवंबर 15 को रात को 11:59 पे मेरा एक्सपायर हो रहा था हिसाब किताब, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं सबमिट करने के लिए रेडी हुआ, आज पीसीसी वगैरह आ चुकी थी, तो वेबसाइट ब्लॉक हो गई। मतलब वेबसाइट चल ही नहीं रही थी, सिर्फ वाइट पेज आ रहा था, कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी, भगवान जाने क्या दिक्कत आ रही थी। उसी दिन मैं अपना अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, परेशान हो गया था कि भाई अब PR कैसे अप्लाई करेंगे, अब कोई दिक्कत ना आ जाए फ्यूचर में, बड़ी मुश्किल से तो ITA है, ठीक है। तो मैं सो गया, मैंने कहा भाई अब कुछ हो तो सकता नहीं है, वेबसाइट ही ख़राब आ रही है। मैंने एक वेब फॉर्म रेस कर दिया, मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं अपने टाइम से, मतलब टाइम खत्म होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। तो मैंने उनको मेल वगैरह कर दिया था, एक वेब फॉर्म रेस करना होता है वो कर दिया था। तो फिर मस्त अपनी नींद पूरी करके मैं रात को 9 बजे उठा, मेरी नींद खुली और मैंने फिर वेबसाइट खोल के देखी। मैंने कहा क्या पता वेबसाइट चल जाए, और भगवान की दया से वेबसाइट चल रही थी। मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से सारी की सारी PDF फाइल्स अपलोड की और फिर मैंने सबमिट कर दिया और उसके बाद वेट करना था कि भैया प्रोसेस करेंगे और मेरे को PR देंगे। एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तो बेसिकली वो होती है आपकी मेडिकल रिपोर्ट या फिर मेडिकल ई शीट या फिर जो भी बोलते हैं उसको। तो बेसिकली यार PR लेने के लिए पूरे प्रोसेस में आपको अपना मेडिकल एग्जाम भी देना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको IRCC वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ऑथराइज्ड फिजिशियंस की एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जो आपके शहर में है, जो आपके घर के पास है। उनको कॉल करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वहाँ जाना है और अपना मेडिकल एग्जाम देना है। जैसे ही आपका मेडिकल एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एक शीट दे देंगे, ई शीट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको अपलोड कर देना और अपना आगे बढ़ना। 15 नवंबर 2021 को मैंने रो धो के अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद, मतलब मिड ऑफ जनवरी 2022 में मेरे को COPR मिल गई थी। मेरे को मतलब वो गोल्डन ईमेल आ गया था कि भैया आपकी PR अप्रूव हो गई है। और COPR का मतलब होता है कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद एक पोर्टल होता है, उसके अंदर हमें 2 चीज़ें अपलोड करनी होती है। एक होती है हमारी COPR कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी और एक होती है हमारी फ़ोटो जो हमारे PR कार्ड पर आती है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फटाफट से अपलोड कर दी। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने कहा भाई पता नहीं दोबारा कोई सीन ना हो जाए, तो मैंने अपलोड कर दी। और उसके 2 महीने बाद ही मार्च में मेरे को मेरा PR कार्ड आ गया था और मैं बन गया था पक्का कनाडा वाला। तो ये हिसाब किताब था। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और हाँ, PR होने के बाद अगर आपने कनाडा के अंदर पढ़ाई की है तो 2 साल के बाद आप अपनी सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। 2 साल होने वाले हैं।